अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। अब तो आप सोच रहे होंगे कि हमारा किस बात पे इख्तलाफ है। हमारा इख्तलाफ इस बात पे है कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मौसम बदल गया है। और ओके, डोंट कॉल इट सर्दी, वी आर टॉकिंग अबाउट कराची बाय द वे। तो सर्दी पर से ना कहें, लेकिन एटलीस्ट गर्मी भी नहीं है। हाँ, तो सुबह के औकात में बहुत अलग ज़रा खुनकी हो जाती है, शाम में भी ठंडी हो जाती है, लेकिन अभी भी अगर आप चाहें तो आप एसी में बैठ सकते हैं कंफर्टेबली चला के, और पंखा बंद करने का तो फ़िलहाल शहर में बीचों बीच अगर आप आउटस्कर्ट्स में रहते हैं जहाँ खुली फ़ज़ा है, खुली हवा है, तो शायद आपको वहाँ खुनकी महसूस हो और पंखा चलाने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन यहाँ तो सीन नहीं है। अब्दुल्ला, एक और इंडिकेटर जो होता है ना कि मौसम बदल रहा है, वो होता है कि आपको गीज़र ऑन करने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि पानी ठंडा हो जाता है। शुक्र है मान गया, वरना हमारी यही आर्ग्यूमेंट अभी पहले हो रही थी। तो जब आपका गीज़र आपको ऑन करना पड़ जाए ना, और उसके बाद दूसरी इंडिकेटर ये होता है कि सडनली आपके चूल्हों में गैस जो है वो कम हो जाए, तो कहीं ना कहीं तो सर्दी आई होती है, और इसीलिए गैस जो है वो कम होती है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे यहाँ सिलसिला चल रहा है हर साल ऑल्दो आपको पता ही है मसला होता ही है, पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर में लोगों को इस मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लेकिन अभी कराची में जहाँ एटलीस्ट हम रहते हैं, वहाँ पे गैस की बंदिश या उस तरह से लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। आई नो सो मेनी पीपल जहाँ ऑलरेडी ये सिलसिला है, खत्म ही नहीं हुआ था कभी। रात में नहीं होती बाय द वे, खत्म ही नहीं हुआ था कभी। सो माय सिस्टर लिव्स इन क्लिफ्टन, और वहाँ पे उसकी यहाँ मखसूस औकात में ही गैस आती है, अदरवाइज नहीं आती है। लेकिन लेट्स गो टू दैट शहर जहाँ की ठंड है। तो अब आपको इस्लामाबाद ले चलते हैं, और एक्चुअली इस्लामाबाद के ले चलते हैं, वहाँ बस सियासी गर्मा गर्मी है, अदरवाइज तो मौसम बदल गया है, लोग जैकेट्स पहन रहे हैं। तहरीके इंसाफ की जी कॉल के बाद हर तरफ एक ही बात हो रही है कि 24 नवंबर को मुल्क में क्या होने जा रहा है। ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर की मरने मारने की बातों और जहाद के नारों ने तसादुम के खतरात में इजाफा कर दिया है, और मगर लगता है कहीं ना कहीं कुछ सेंस जो है वो प्रिवेल करती नज़र आ रही है, और हुकूमत और PTI के दरमियान हाई लेवल राब्ता हुआ है। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो PTI कॉल वापस ले सकती है, मतलब ले सकती है, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और इसमें एक और पेशरफ्त कल हुई जब शेख फकास अकरम, जब जियो ने रिपोर्ट किया, अंसार अब्बासी साहब की खबर थी कि हाई लेवल राब्ता हुआ है और उसे फेक न्यूज़ करार दे रहे थे, वहाँ एक्चुअली ये खबर सच्ची साथ साथ लम्हा बलम्हा साबित हो रही थी। कल पेशरफ्त ये हुई है कि अली अमीन गंडापुर, अलीमा खान समेत कुछ रहनुमाओं ने बानी PTI से जेल में मुलाकात की, और अलीमा खान कहती हैं कि अली अमीन गंडापुर को मुज़ाकरात की इजाज़त मिली है। बैरिस्टर गौहर अली अमीन ने उनसे इजाज़त मांगी है। उन्होंने इजाज़त मांगी है कि आप हमें इजाज़त दें कि हम मुज़ाकरात की शुरुआत करें इस्टेब्लिशमेंट से ही। और इमरान खान ने उन्हें कहा कि हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा दरवाजे खुले रखती हैं, लेकिन सिर्फ 3 पॉइंट एजेंडा जो शुरू से वो कह रहे हैं वो यही है। आपको पता होगा अब तक रूल ऑफ लॉ, जिसका मतलब हमारी जुडिशरी, दूसरा जो हमारा लोगों का, हमारा सबका जो वोट चोरी हुआ है उसके लिए बात कर सकते हैं कि उसकी वापसी होनी चाहिए, और तीसरा जो नाहक बेगुनाह लोग जो कैद में हैं उनको रिहाई मिलनी चाहिए। अच्छा जी, मुज़ाकरात की बातें अपनी जगह, लेकिन PTI एहतजाज की तैयारियों में बिल्कुल फुल ऑन तैयारी कर रही है। और कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने MNAs और तंजीमी अहदेदारों में फ़ीकस 2 से 3 लाख रुपए फराहम कर दिए हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत मुजाहिरीन को इस्लामाबाद में दाखिले से रोकने के इंतजामात की तैयारियां कर रही है, और ठीक ठाक तैयारियां कर रही है। बाय द वे, दारुल हुकूमत में दफ़ा 144 पहले ही नाफिज है, और पुलिस एहलकारों की छुट्टियां जो हैं वो मनसूख करने के इजाफी नफरी तलब कर ली गई है, और पुलिस को आंसू गैस के शेल जो हैं, रबड़ की गोलियां, रबड़ बुलेट्स जो होती हैं, और दीगर ज़रूरी, बट ये सामान मतलब ये हज़ारों में उनके पास इक्विप कर लिया है। इनफैक्ट कहा यह जा रहा है, आज आई वाज रीडिंग समवेयर, कि इतने तो एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मुजाहिरीन आएंगे जितनी पुलिस और 22 नवंबर की रात इस्लामाबाद को सील करने की भी इत्तलात हैं, और इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल फिर PTI को मुज़ाकरात की दावत दी है। लेकिन अभी तो अलीमा बीबी ने कहा कि वो तो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात ही करेंगे। सिर्फ अली मोहम्मद खान कहते हैं कि नहीं, हम इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम सियासी जमातों से मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है अलीमा खान साहिबा अपने भाई का ही पैगाम पहुँचा रही हैं, तो उसी को अगर इस तनाजुर में देखा जाए फ़ौक़ियत हासिल है। अली मोहम्मद खान साहब फिर जो मर्जी कहते रहें। अच्छा, लेकिन ये भी सुन लें शहबाज शरीफ क्या कहते रहें। बड़े अदब से मर्ज़ करता हूँ
कि पिछले कई माह से हमारे SCO कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ी कामयाब कॉन्फ्रेंस हुई, उसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा कर चुका हूँ, अपना मुबारकबाद भी दे चुका। लेकिन हर मौके के ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई धरना होता था। मैं समझता हूँ कि ये किस हद तक हम अपने ज़रा आराम से बैठें कि क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है। अगर धरना या जुलूस अगर देना है, करना है, तो वो उसके बाद हो सकता है। मैं समझता हूँ कि मैं इस मामले में इससे ज़्यादा आगे नहीं जानना चाहता। सिर्फ ये अदब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमें बैठकर ठंडे दिल के साथ इन मामलों को सोचना है। अगर वाकई पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली आप सबको अजीज़ है, जो कि है आपको, फिर फैसला करना है कि हम धरने दे लें, लॉन्ग मार्चेस कर लें, या फिर तरक्की और खुशहाली के मीनार खड़े करें। इट्स ऑल अप टू अस। चॉइस इज आवर्स, टाइम एंड टाइट, वेट फॉर नन। अच्छा जी, हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी मुज़ाकरात के ज़रिए माहौल को ठंडा करने के हक़ में है। PTI के बाज़ अपने रहनुमा निजी तौर पर 24 नवंबर की कॉल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, लेकिन बानी PTI की अहलिया की ऑडियो बता रही है किसी रहनुमा के पास इनकार की गुंजाइश नहीं है वैसे। और हुकूमत मुज़ाकरात से मसला हल तो करना चाहती है, लेकिन इसके लिए एक कैच-22 जैसी सूरत हाल है। तहरीक इंसाफ के मुतालबात मानती है तो इसका अपना वजूद जो है वो खतरे में पड़ जाता है। सो लेट्स सी कि क्या होने जा रहा है। मुतालबात की आप फहरिस्त देखें, 26वीं आईनी तरमीम, रोल बैक करना, मैंडेट वापस करना। अब इससे क्या मुराद है? मैंडेट वापस करके इनको बरसर इख्तिदार ले आया जाए। अब ये हुकूमत अपने साथ अपने हाथों से क्यों करेगी, या फिर और दीगर जो हल्के हैं वो भी ये क्यों करेंगे? सो बहुत से लोग इन मुज़ाकरात की शराइत को नॉन स्टार्टर में करार दे रहे हैं। यानी हम इस सूरत हाल पर बात करेंगे आज भी और करते रहेंगे आगे भी। तहरीक इंसाफ हमारे साथ हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर खुराक ताहिर शाह तुरो साहब हमारे साथ हैं। आपसे तो खैर हम सबसे पहले ज़ाहिर शाह तुरो साहब, ज़ाहिर शाह साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ज़ाहिर शाह साहब, अब एहतजाज की कॉल ज़ाहिर है आपने दी हुई है, वो आपका जमहूरी हक है, लेकिन ये कफन सर पर बांधने की बातें, अल जिहाद के नारे, लश्कर उठने का टास्क और बहुत कुछ, फिर वहाँ पे बुशरा बीबी की तशरीह में तो कलमे का मतलब मुसलमान की तशरीह, लीडर से वफा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर हुकूमत वाले जो कहते हैं कि ये प्रोग्राम इंतशार का है, इससे उनके इस बयानिए को तक़वियत मिलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जब भी आपको पता है कि हम एक बहुत बड़ी तहरीक जो है इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में आज़ादी की जो तहरीक शुरू की है, हकीकी आज़ादी की, उसके लिए बहुत सारी बातें जो हैं वो उसमें बहुत सारे लोग, हर तबके के लोग, नौजवान, जज्बाती लोग, संजीदा लोग, सारे लोग तहरीक में शामिल होते हैं। और इसके जो रूह रवा होते हैं वो सारे वो लोग हैं जिनमें आपको जिस वक्त जज्बातियत की जरूरत होती है तो वो जज्बात के लिए का मौका इस्तेमाल करते हैं, जब आप संजीदगी की जरूरत होती है तो संजीदा लोग आगे आते हैं। ये तो आपको पता है कि ये तहरीक काफी अरसे से 20-22 साल से वैसे चल रही है, लेकिन अब ये अपने क्लाइमेक्स की तरफ ये अभी जा रही है। तो इस वक्त जो ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, अगर कफन बांधना, ये भी तो आपको मुहावरा भी ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन साथ साथ एक जज्बे का भी ये हामिल होते हैं कि ये जो जज्बा है अवाम अंदर वो दीदली है। लोग तैयारियां कर रहे हैं जैसे किसी बहुत बड़े फतह के लिए वो जा रहे हैं। तो फतह का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो किसी को कंकर कर रहे हैं, बल्कि वो अपनी जमहूरी आज़ादियों के उसूल के लिए जिस जंग में जा रहे हैं ना, उसी जंग को वो अपना मंजिल समझते हैं कि इस तरह हम जमहूरियत की आज़ादी हासिल करके पाकिस्तान को एक हकीकी मानों में एक आज़ाद मुल्क बनाएंगे। ठीक है, फिर वो जो फॉलोअर्स हैं, जो आवाम है, उनका जज्बा, मतलब ये एक्सरसाइज किस चीज़ के लिए फिर होती है? क्योंकि इससे पहले तहरीक इंसाफ कोई दर्जन जो है वो एहतजाज कर चुकी है, लॉन्ग मार्च, धरने तक हो गए हैं, सब कुछ हो चुका है। तो हमेशा बहुत से मकासद लेकर निकलते हैं और हमेशा कोई ख़ास रिजल्ट लिए बिना वापस भी आ जाते हैं। तो क्या पहले वाले एहतजाज टेक्निकली नाकाम उनको आप कहेंगे और अब कुछ और एक्सपेक्टेशन है? देखिए, आप नताइज अगर किसी चीज की भी देखें तो पाकिस्तान के अवाम के अंदर जो शऊरी बेदारी के लिए
जो इकदामात हुए हैं, उनको जिस तरह शऊर दिया गया है, पाकिस्तान के लोग उन 75 सालों के अंदर जिस तरीके से उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, उसके अंदर लोगों ने अंदर जान के खुद देख लिया है कि पाकिस्तानी अवाम के साथ पाकिस्तान की अशरफिया जो है वो क्या करता रहा है। तो क्या ये कामयाबी नहीं है? असल चीज कामयाबी तो इसको आप जिस चीज को लोग कामयाबी कहते हैं कि हमने आके अगर किसी जगह पे हम जो हमलावर हुए हो या हमने पाकिस्तान में खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर हमारी रियासत के खिलाफ कोई इस तरह के इकदाम किए हो तो उसको लोग जो है वो कामयाबी समझते हैं। नहीं, कामयाबी तो पुरअमन तहरीक के जरिए जो तब्दीली आती है, ज़हनी तब्दीली, शऊरी तब्दीली, उसके अंदर हम दर्जनों नहीं बल्कि इमरान खान जब से आए हैं 22 साल 26 साल से जो तहरीक चला रहे हैं, जो शऊरी बेदारी पैदा हुई, हम इसको हकीकी तब्दीली कहते हैं और इसको हम असल जंग कहते हैं और इसी को हम असल कामयाबी। मतलब शऊर देने के लिए तो और भी बड़े तरीके हैं, ये तो बहुत ही लंबी चौड़ी एक्सरसाइज हो जाती है और फिर कितना नुकसान होता है, कितने लोग डिस्प्लेस होते हैं, कितनी तकलीफ होती है, खास तौर पे इस्लामाबाद रावलपिंडी के शहरी जो है। तो ये बड़ा डिबेटेबल बात है कि और एक मरतबा फिर आप लोग शाह साहब फिर हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। हुकूमत ने कह भी दिया है, हुकूमत ने भी साथ कह दिया है कि वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। गंडापुर साहब के बयानात भी हैं कि एक गोली चलाओगे तो हम 10 चलाएंगे। अब इस तरह की बातें, इस तरह के हालात अगर हैं तो ज़ाहिर है फ़िक्रमंद तो सभी हैं, लेकिन साथ साथ अच्छी बात यह है कि मुज़ाकरात की भी कहीं से शुनीद हुई है, डायलॉग के रास्ते भी खोले जा रहे हैं। तो क्या उम्मीद रखें आवाम, मुज़ाकरात से बात बन जाएगी? क्योंकि अदरवाइज़ तो सब फ़िक्रमंद हैं। देखिए, हमेशा मुज़ाकरात जो है तमाम मसाइल का हल होता है। दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें भी होती है, उसमें भी मुज़ाकरात, लेकिन मुज़ाकरात के लिए मुज़ाकरात कुछ बातों पे होती हैं, बाइख्तियार लोगों के साथ होती हैं, जिनके पास इख्तियार होता है उनके साथ बात होती है। तो हम ने तो कभी भी बातचीत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनकार नहीं किया, लेकिन क्या हम उन लोगों के साथ बात करें जिनको जो कि हमारे खान साहब कहते हैं कि जो बूट पॉलिश वाले हैं, वो खुद जो है वो जब उनके पास इख्तियार नहीं है बूट पॉलिश के अलावा, तो वो किसी के साथ क्या मुज़ाकरात करेंगे? मुज़ाकरात तो उनसे होते हैं जिनके पास इख्तियार होता है। ये बताते हैं कि जैसा कि मुज़ाकरात में होता है, अगर तहरीक इंसाफ को एहतजाज मौखर करना है या मनसूख करना है तो इसके लिए हुकूमत को कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा कि आप लोगों की कुछ ऑब्वियसली तसल्ली तो हो। तो इमरान खान की अचानक रिहाई तो होने से रही, क्या फ़र्द जुर्म मौखर कर देना, कुछ दीगर लीडरान को रिहा कर देना, ऐसा कुछ कर दें तो आप कुछ तहम्मुल दिखाने का सोच सकते हैं? जी हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं, हमारी पार्टी के में बड़ी एक हमारी एक सियासी कमेटी है, एक जो है हमारी कोर कमेटी है, उसके अंदर बड़े बड़े फैसले होते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है और इस मुसलसल इस तहरीक में ये एक तहरीक के अंदाज से चल रही है। इसमें फैसले जो होते हैं वो जैसे ही डायनामिक्स चेंज होते हैं उसी के मुताबिक ही फैसले होते हैं। लिहाजा जिस तरह आप पूछ रहे हैं तो इसके फैसले जो होंगे जो वक्त के मुताबिक जो भी मुनासिब समझा जाएगा, खान साहब से उसकी वो लोग जो है वो इजाजत लेते हैं या पहले से इजाजत ली होती है, तो हालात के मुताबिक जो टीम होती है वो फैसले करते हैं और पूरी पार्टी जो है वो उस पर फिर आगे जो है अमल करती है। शुक्रिया आपका ज़ाहिर शाह साहब, थैंक यू। अच्छा जी, ज़रा अभी वी आर रियली क्यूरियस, वी वांट टू नो कि इस्लामाबाद में क्या तैयारी, क्या माहौल क्या बना हुआ है इस वक्त, क्योंकि और हम आपको पता है कि अलीमा खान साहिबा ने तो ये प्लान भी बताया और फिर ये भी पीटीआई के रहनुमा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऑलरेडी 10,000 बंदा इन्होंने इस्लामाबाद रावलपिंडी में सराउंडिंग्स में छुपा दिया है। पता कर लेते हैं ना, अभी अयाज अकबर यूसुफ ज़ई हमारे साथ हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ इस्लामाबाद। अयाज, बताएं ज़रा क्या तैयारी है? एक तो हम एक सेंस लेना चाह रहे हैं इस्लामाबाद में, क्योंकि हमें यही बताया जा रहा है कि कोई पुलिस की नफरी है और उन्होंने तो एक्स्ट्रा भी जो पर्सनल हैं सिक्योरिटी उनको भी बुलाया, और उसके बाद पीटीआई का ये कहना कि हम तो हज़ारों लोग ऑलरेडी वहाँ सेट कर चुके हैं जो इस एहतजाज का हिस्सा होंगे। ये दुल्हमा, थैंक यू वेरी मच। देखें, सबसे पहले तो 24 नवंबर को जो कॉल है या धरना है या रैली है, जो भी इसको आप करना चाहें, इस हवाले से अभी तक इस्लामाबाद में कल तक मुकम्मल तौर पे खामोशी थी। कोई हमें हिलजुल इस तरह की नज़र नहीं आ रही थी जिस तरीके से माजी में हमने देखा हो कि पहले हफ्ते से पहले ही पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है और माहौल क्रिएट होता है। ताहाल
ऐसा कुछ माहौल मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हम इसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट इजलास हुआ है DIG इस्लामाबाद अली रजा सैयद की सरबराही में, तमाम जितने भी यहाँ पर इस्लामाबाद के SHOs, SDPOs और SP से कल उनको सिर्फ टास्किंग मिली है जो 27 थाने हैं कि SHOs को उनकी नफरी तैनात दे दी गई है कि कितने SHOs के पास कितनी नफरी होगी। फिर उन्होंने कल बाकायदा तौर पर इस चीज़ को अप्रूव किया है कि उनको प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन सी चीज़ें देनी हैं। उनको रबड़ की गोलियां हैं, शेल्स हैं और एंटीराइड्स किट्स हैं, बाकी उनको जो है वो सामान देना है। इस हवाले से भी कल मंजूरी हुई है। कंटेनर के हवाले से बताया जा रहा था कि रात को कंटेनर जो है वो पहुंचना शुरू हो जाएंगे। रात में 12-1 बजे तक बारी राउंड, लेकिन उस वक्त तक मुझे भी कोई खास कोई मूवमेंट नजर नहीं आई, क्योंकि कंटेनर मैंने रोड के ऊपर नहीं देखा। 144 जो है 2 दिन पहले ही जो है वो इम्पोज कर दी गई 2 महीने के लिए। वो इस्लामाबाद में वैसे साल के 12 महीने 144 रहती है और वहां पर आप कोई इस तरह की गैदरिंग विदाउट प्रेयर परमिशन नहीं ले सकते। फिर आपको पता है इस्लामाबाद में एक एक्ट पास हुआ है, पीसफुल एक्ट गैदरिंग का, जिसपे अगर आपने कोई इज्तिमा करना है, रैली करनी है, तो 7 दिन पहले आपने जो है उसकी इजाजत लेनी पड़ती है जिला इंतजामिया से। ताहाल जो मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ उस वक्त तक कोई इस्लामाबाद की इंतजामिया को PTI की जानिब से ना ही यहाँ की लोकल क़यादत ने और ना ही कहीं और की क़यादत ने कोई किसी किस्म की दरख्वास्त नहीं दी कि हमने यहाँ आना है, जलसा करना है। तो इसलिए कोई भी जलसा, धरना या कोई रैली होगी तो इलीगल तस्वीर होगी। पकड़ धकड़ का PTI बहुत कहती है और कहती है कि भाई हमारी कोई भी एक्टिविटी हो, हमारे कारकुनों की, हमारे लोकल लीडर्स की पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है। अब तो यहाँ वो ये कह रहे हैं खुद कि हमने हज़ारों बंदे इस्लामाबाद में इर्द गिर्द छुपा दिए हैं। तो कोई कंसर्न है? सहारे इस्लामाबाद में पुलिस है, दीगर सिक्योरिटी इदारे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं कि ये दावा उनका दुरुस्त है, कहीं बस्तियों में जाके, कहीं कच्ची आबादियों में जाके या कहीं आउटस्कर्ट्स अदरवाइज छुपा सकते हैं? मतलब कोई छापे, कोई सिलसिला चल रहा है ऐसा? स्टेटमेंट में कोई सदाकत है? बिल्कुल, देखिए ये एक बात वैसी जैसे मैं और आप ड्राइंग रूम में बैठ के वो कहते हैं ना पंजाबी में लिम्बी लिम्बी छोड़ने में कोई हर्ज नहीं है, हम भी छोड़ लेते हैं। ये 10,000 बंदा खपाना है पिंडी इस्लामाबाद में, इट्स नॉट अ जोक। आपने कहाँ रखना है, किसके घरों में आप कितने कितने बंदे रख लेंगे? यहाँ पर पहले ही लोगों के इतने बड़े घर नहीं है, 2-2 कमरों के, 3-3 कमरों के घर हैं, और कौन किसको कितने दिन के लिए रख सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। होटल्स, मोटेल्स, रेस्टोरेंट्स और जहाँ पर जितने भी यहाँ पर गेस्ट हाउसेज हैं वो रेगुलर बेसिस पे मुतलका SHO मुतलका ड्यूटी अफसर चेक करता है। इस्लामाबाद पिंडी में ताल कोई हमारे पास ऐसी चीज रिपोर्ट नहीं हुई कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट हो। वही लोग जो इस्लामाबाद पिंडी में अपने कामों के लिए आते हैं या किसी वजह से यहाँ पर आके 1-2 दिन के लिए रहते हैं और चले जाते हैं। कोई ऐसा भी हमने अभी तक कोई प्रेसिडेंट नहीं देखा कि लोग आए और उन्होंने हफ्ते की बुकिंग कराई हो किसी गेस्ट हाउसेज में। तो जहां पर अगर PTI अपनी प्लानिंग कर रही है तो काउंटर स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट के पास भी मौजूद है, वो भी उसको चेक करने के लिए प्रॉपर तरीके से हर चीज को देखती है। ये बिल्कुल एक जोक है कि 10,000 बंदे उन्होंने खपा लिए हैं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। रूटीन की लाइफ यहाँ पे चल रही है। मैंने कहा था कि रात तक कुछ भी नहीं था ना, कोई हम पहले देखते थे कि इट्स नॉट इजी कि 10,000 बंदा इस्लामाबाद में आए और छुप जाए और किसी को कानो कान खबर ना हो। इट्स नॉट दैट सिंपल। बहुत शुक्रिया आपका याज, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव टुडे। थैंक यू, हम आपको जहमत देते रहेंगे अब तो। ऑफ कोर्स हम आप लोगों को who are watching us आपको अपडेटेड रखेंगे इफ यू आर नॉट इन इस्लामाबाद, क्योंकि खबरें तो बहुत आ रही हैं कि 1200 कंटेनर्स तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लेकिन हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अभी बता रहे हैं ऐसा कुछ लोगों मुझे पता है उनके लिए बहुत होता है जिनकी तकरीबात होती हैं, शादियों का सीजन है और वीकेंड पे शादियां होती हैं और उसके लिए महीनों पहले 1-1.5 साल पहले प्लानिंग हुई भी होती है, किसी ने बाहर से आना होता है। अब इस वीकेंड पे पहले भी लोग सफ़र कर चुके हैं, लोगों की शादियां कैंसिल हुई हैं, ना मैरिज हॉल तक आप जा सकते हैं, ना मेहमान कम्यूट कर सकते हैं। And you know, not just that, everybody is not political. आप जितना भी बनाने की कोशिश करें, they want to live their lives as well. तो वो माहौल एक ऐसा बन जाए जिसमें आप अपनी ज़िंदगी भी ना जी सकें, मतलब ये भी बड़ा मुझे वैसे अफसोस होता है उनके लिए। अच्छा जी, कल दुनिया भर में विमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे मनाया गया और जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इस दिन का मकसद है ख़वातीन के कारोबार और मईशत में बराह रास्त किरदार करने की ज़रूरत पर जोर देना। और पाकिस्तान में इस आगही इस इंकरेजमेंट की बहुत ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा इसलिए है कि हमारी ख़वातीन माशी खुद मुख्तारी की तरफ आ ही नहीं पा रही। इतने इम्पेडिमेंट्स होते हैं बीच में और उनको इनकरेज भी नहीं किया जाता, तो वो बेचारी उधर ही बैठ जाती हैं। तो इन ख़वातीन को खुसूसी मौक़े, स्पेशल रास्ते मिलने चाहिए और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का दावा है वो ऐसा मुमकिन बना रहे हैं। इसी पे बात करने के लिए कि वो कैसे मुमकिन बना रहे हैं और आगे का क्या है,
स्टेट बैंक पाकिस्तान बैंकिंग सर्विस कॉरपोरेशन के एमडी मिराज महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिराज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मिराज साहब, ज़ाहिर है हम बहुत बातें करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ख़वातीन को आगे आना चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन जब एक्चुअल उन्हें एक्सपीरियंसेस का सामना करना पड़ता है कि वो किसी बैंक से लोन लेने की ख़्वाह हों या इवन शुरू में तो बैंक अकाउंट खोलने की ख़्वाह हों, देयर वर इश्यूज एंड देयर आर प्रॉब्लम्स। अभी क्या फिगर्स हैं, हमारी कितनी ख़वातीन बैंकिंग सेक्टर में मौजूद हैं और अगर उन्हें ये फैसिलिटीज़ चाहिए तो उनको कितनों को मिल चुकी हैं? जी देखिए, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम बातें ज़्यादा करते हैं, लेकिन स्टेट बैंक ने कुछ 3-4 साल पहले ये एक अज़म किया कि हम बातें कम करेंगे और काम ज़्यादा करेंगे, और उसका माशाल्लाह इम्पैक्ट भी हमें नज़र आ रहा है। जहाँ तक आपने नंबर्स की बात की, तो ये जो हमने विमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे सेलिब्रेट किया है, इसका एक पर्पस तो यही है कि मैसेज देना हमारी जो फीमेल पॉपुलेशन है, के अराउंड 50% हमारी जो पॉपुलेशन है दैट इज़ फीमेल। तो हम ये आप सोच ही नहीं सकते कि 50% पॉपुलेशन को आप साइड पे करके इकोनॉमिक ग्रोथ भी ले आएंगे, प्रॉस्पेरिटी लाएंगे। तो एक स्टेट बैंक का ये विजन था कि इनको हमने इकोनॉमिक जो फाइनेंशियल सिस्टम में लेकर आना है। अभी अगर आज भी हम देखें तो अभी फिगर्स बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं है, लेकिन अगर मैं पिछले 4 महीने की आपको बताऊंगा तो उससे आपको आइडिया होगा। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में अराउंड 75% फीमेल्स डोंट हैव एनी बैंक अकाउंट और 90% फीमेल डोंट हैव एनी फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ फ्रॉम द फाइनेंशियल सेक्टर। वो जो हम बात कर रहे हैं कि बिल्कुल हमने एक्सक्लूड किया हुआ है, लेकिन हमारा जो ये प्रोग्राम है इसमें हमने पिछले 4 महीने से फोकस किया हुआ है। तो पिछले 4 महीने में चूँकि इसमें हमने बैंक्स को ऑन बोर्ड किया है, ज़ाहिर है फंडिंग तो बैंक्स ने करनी है, हमने एक रेगुलेटरी इन्वायरमेंट इनेबलिंग प्रोवाइड करना है। तो पिछले 4 माह की इन एफर्ट्स की वजह से बैंक से अराउंड 20,000 प्लस वुमेन को अराउंड 25 बिलियन की फाइनेंसिंग प्रोवाइड की है इस स्कीम के अंडर। अच्छा। और वो ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो पहले बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर में नहीं थी। तो एक ही बड़ी अचीवमेंट है। एरियाज़ की बात कर रहे हैं या फिर अपने रूरल? नहीं, इसमें अब फॉर एग्जाम्पल अभी देखें, आपकी वीडियो चल रही है, लाजवंती की है, इंटीरियर सेंस सखर की है, ये बिल्कुल रूरल एरियाज़ की लेडी। तो इनको भी हमने इस प्रोग्राम में कवर किया। तो आप 4 महीने पहले की लाजवंती से मिलेंगी और आज की लाजवंती। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई है, ग्रूमिंग जिस तरह हुई है, ट्रेनिंग उनकी हमने की, मेंटोरशिप की। तो इसमें सबके लिए उससे क्या मुराद है? मतलब एक्चुअली ये बड़ा अच्छा है अगर आप उनको कारोबार किस तरह आगे बढ़ाना है, चलाना है, इसके लिए गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ। क्योंकि देखिए, हमारी सोसाइटी का एक इशू एजुकेशन का भी है जनरली, बिल्कुल वैसे ही कम है और फीमेल में तो बहुत कम है। तो हमने देखा कि जिन लेडीज़ में फीमेल में पोटेंशियल भी है, दे डोंट नो हाउ टू प्रोसीड, उन्हें पता ही नहीं है कि हम कुछ कर भी सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस भी वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल एग्जैक्टली। तो हमने इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म की इस प्रोग्राम में, जिसमें एक हमारा है वन ऑन वन इन मेंटोरशिप। पिछले 4 महीने में अब तक हम अराउंड 400 फीमेल को हम मेंटोरशिप दे चुके हैं, जिसमें हम इंडिविजुअल लेवल पे उनसे कनेक्ट करते हैं, उन्हें सारा हम गाइड करते हैं कि कहाँ स्क्रैच से कैसे उन्हें स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल आइडिया जनरेशन के, उनके पास कोई बिजनेस आइडिया होना चाहिए या वो आइडिया ला सकती हैं, उसके लिए पेपर वर्क क्या करना होगा, कहाँ पे अप्रोच करना है, किस बैंक में कौन सी फैसिलिटी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्या क्योंकि आइडिया जनरेशन तो बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो किस तरह देखा जा रहा है कि कोई बेसिक एजुकेशन उनके पास होनी चाहिए या फिर एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए कि दे वांट टू बिकम समथिंग? हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि कौन कुछ कर सकता है? नहीं, उसमें देखिए हर किस्म की लेडीज फीमेल जो है वो इसमें आ सकती हैं। अब वो डिपेंड करेगा, अगर वो वेल एजुकेटेड है तो उसके लिए ज़ाहिर है बिजनेस की कैटेगरी शायद डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन अगर बिल्कुल वो कह ले ग्राउंड लेवल पर, जैसे मैंने लाजवंती की मिसाल दी, शी इज़ अनएजुकेटेड, तो उनको हमने बड़ी बेसिक किस्म की ट्रेनिंग दी। उसमें उन्होंने क्या किया कि वो पहले एम्ब्रॉयडरी का काम करती थी, तो उसमें फॉर एग्जांपल एक शर्ट पे उन्होंने बताया जी मुझे 500 मिलते हैं पूरी शर्ट पर। तो जब हमने उन्हें थोड़ी ट्रेनिंग दी, उनको कनेक्ट करवाया है, उनको एज ए बिजनेस वुमेन हमने लॉन्च किया, तो अब वही एक शर्ट पे तकरीबन वो 2500-3000 कमा रही हैं। ठीक है, फिर उन्हें हमने कुछ टॉयज, जो बच्चों के टॉयज होते हैं, आपको पता है ये बहुत बड़ी मार्केट, ये सारी जो है इसी प्रोग्राम के अंदर उन्हें ट्रेन किया, हमने कनेक्ट किया है उनको एंटरप्रेन्योर से। तो आज वो देखें कि ये तो ज़बरदस्त बात है। अब बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं, मतलब अच्छे उन्होंने ऑलरेडी अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया, अपने अब खुद फंड्स जनरेट किए, रिश्तेदारों ने करके दिए, कुछ अम्मी ने, बहन ने, भाई ने, माँ बाप ने, मियाँ ने, सब ने मिलकर किया, लेकिन अब वो स्टेज पे आ गई हैं कि दे नीड एग्जैक्टली ठीक है। तो उनके लिए कितना आसान है, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव है और ये शायद हकीकत भी है कि औरतों को इतनी आसानी से लोन नहीं मिलता। हम बड़े लोन की बात कर रहे हैं, किसी को 5 मिलियन चाहिए, 10 मिलियन चाहिए,
ठीक है अब्दुल्ला, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात की। इसमें मैं से पहले एक पॉलिसी का जिक्र करता हूँ। स्टेट बैंक ने 3-4 साल पहले एक लॉन्च की, बैंकिंग ऑन इक्वालिटी। उस पॉलिसी का पर्पज़ यही था, बैंक्स के थ्रू हमने उसे इम्प्लीमेंट किया कि वो फीमेल बेस्ड जो बिजनेसेस हैं उसमें बिल्कुल स्क्रैच से भी हो सकते हैं और स्टैब्लिश्ड बिजनेस वुमेन भी हो सकती हैं, कि उनके लिए हमने कुछ वो पॉलिसी डेवलप की। उसमें बैंक्स के लिए रिक्वायरमेंट है कि वो विमेन फोकस प्रोडक्ट्स डेवलप करेंगे। हमने विमेन स्पेसिफिक ब्रांचेस डेवलप की हैं बैंक से, कि विमेन वहाँ जाएँ तो वो सिर्फ कैटर ही विमेन को करती हैं, वो हमने किया। फिर इसमें हमने एक ट्रेनिंग का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। फिर वर्कशॉप्स, जैसे मैंने मेंटरशिप का जिक्र किया, वर्कशॉप्स का जिक्र किया, वो उसमें हम वर्कशॉप्स करते हैं, इन्हें गाइड करते हैं। अब जो आपने बात की है, अगर किसी ने इस्टेब्लिश किया हुआ है तो उनको कैपिटल तो चाहिए एक्सपैंड करने के लिए, ये तो एक फैक्ट है। लेकिन पाकिस्तान में एक तो प्राइवेट कैपिटल अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड है और दूसरी अवेयरनेस का इशू है। तो उनको फिर हम इन्हीं वर्कशॉप्स के थ्रू गाइड करते हैं कि जी गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम्स हैं, स्टेट बैंक की कौन। फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ने एक स्कीम लॉन्च की, रीफाइनेंस एंड क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स। उसमें बहुत ही कंसेशनल फाइनेंस अवेलेबल है, ओनली 5% मार्कअप पर। अच्छा। जबकि मार्केट में आपको पता है 15 कमर्शियल बैंकों से आपको बहुत ज़्यादा 5 मिलियन तक आप लोन हमने ले अभी सकते शुरू में कॉन्वर्सेशन में बात की है 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज वुमेन एंड दे नीड टू बी इंक्लूडेड इन द वर्कफोर्स एज वेल। लेकिन अभी भी नंबर्स आर वेरी लिमिटेड। तो क्या टारगेट आप लोगों ने कोई टारगेट भी रखा हुआ है कि हम, क्योंकि अगर मैं आपसे ये फिगर पूछूंगी कि इक्वली बताएं कि आदमियों को किस तरह फाइनेंस किया जा रहा है, औरतों को, तो वो तो आई एम श्योर बड़ा लॉपसाइडेड फिगर होगा, लेकिन कोई टारगेट क्या है? हाँ, देखिए इस प्रोग्राम की ब्यूटी यही है कि दिस इज़ नॉट द वन टाइम एक्टिविटी, ये इंशाल्लाह कंटिन्यूस प्रोसेस है। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि 25 बिलियन की फाइनेंसिंग हमने की है 20,000 प्लस वुमेन को 4 महीनों में। जून तक हमारा टारगेट है 50 बिलियन फॉर 50,000 प्लस वुमेन। तो ये हमारा जून का टारगेट है। उसके बाद फिर हम फ्यूचर ईयर्स के लिए टारगेट सेट करेंगे और ये कंटिन्यूस होगा, क्योंकि वो हमारा बिलीफ यही है स्टेट बैंक का कि इस फीमेल पॉपुलेशन को आप फाइनेंशियल सिस्टम में लाए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बहुत ही अच्छा बिलीफ है और थैंक गॉड दैट समबडी इज थिंकिंग अबाउट इट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज देयर इज सो मच टैलेंट आउट देयर। लेकिन वो मौके कम होते हैं और फिर ख़वातीन को ये भी एक्चुअली वो इतना डिस्करेज हो चुकी होती हैं एक माहौल से, एक सिस्टम से, कि उनको ये भी नहीं समझ आती कि हम आगे किस तरह बढ़ें और क्या करें। सो दिस इज एक मेंटरशिप हो जाए तो बहुत। एमडी महराज महमूद साहब से थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच उमा। ज़बरदस्त। अच्छा जी, सो दिस इज वन थिंग। और आपको पता है कि हमारे शो पे एटलीस्ट हम बड़ी इक्वल अपॉर्चुनिटी पे बिलीव करते हैं। रीड अप ऑन इट। कुछ फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जिसमें आपको कम मार्कअप पे स्टेट बैंक से ख़वातीन को स्पेशली इस्तेफादा हो सकता है, लोन मिल सकता है। सो लुक अप फॉर इट, रीड अप फॉर इट। अच्छा, ये ज़रा सुने और हम खौफजदा हो चुके हैं ये सुन के कि और बड़े दिन से मामला चल रहा है। सबसे बड़े मुल्तान निश्तर अस्पताल में अमले की मुजरिमाना गफलत से डायलिसिस कराने वाले मरीज HIV एड्स लेकर वापस आ गए हैं। और ये कोई 2-4 मरीजों के साथ नहीं हुआ। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल से डायलिसिस कराने वाले 25 मरीजों का HIV टेस्ट पॉजिटिव आया है। तहकीकाती रिपोर्ट जो है उसमें पता चला है कि अक्टूबर में एक मरीज़ का डायलिसिस किया गया था। बाद में अस्पताल के अमले को पता चला कि वो मरीज़ HIV पॉजिटिव था। बाद में पता चला, मतलब आप टेस्ट क्यों नहीं कर रहे? मुबैना तौर पर यही डायलिसिस मशीन जो थी वो दूसरे आम मरीज़ों के लिए अस्पताल की ऑब्वियसली इस्तेमाल की गई और HIV से मुतासर होने वालों में 10 ख़वातीन भी शामिल हैं और स्क्रीनिंग का दूसरा दौर भी शुरू हो चुका है। तो मज़ीद मरीज़ों में HIV मुस्बत आने के खदशात भी मौजूद है। HIV पॉजिटिव आने वाले मरीजों को एड्स कंट्रोल प्रोग्राम रेफर कर दिया गया है। मतलब आप सोचिए कि मतलब आपको पहले ही डायलिसिस आप करवा रहे हो कि ऑलरेडी आप ऑब्वियसली बीमारी है, व्हाटएवर यू आर गोइंग थ्रू, ऊपर से आपको ये पता चले कि अब मुझे एड्स भी हो गई है। और जिसमें मतलब जाहिर है कि किसी की गफलत की वजह से आप इस बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। लाड़काना के चांडका मेडिकल अस्पताल में भी इसी तरह का वाक़या एक पेश आया था जहां ये 50 मरीज़ों तक फैला था और ये अमले की गफलत है, इंसानी जानों के से खेलने के मुतरादिफ है। सख्त कार्रवाई, मतलब कार्रवाई तो चलें ठीक है, लेकिन क्या स्ट्रिंजेंट प्रोटोकॉल्स जो हैं उन पे अमल दरामद यकीनी क्यों नहीं बनाया गया? मतलब आप कोई भी छोटी सी सर्जरी भी कराने जाते हैं तो आपका एक पूरा ब्लड स्क्रीनिंग किया जाता है, उसके बाद आपको किसी भी अगले मरहले तक पहुंचाया जाता है। हमारे साथ है नुमाइंदा जियो न्यूज़, उनसे पूछ लेते हैं कि सबसे पहले तो ये बता दें कि डायलिसिस कराने वाले HIV पॉजिटिव कैसे हो गए और ये बात नहीं, उससे पहले ये बताएं कि ये बात सामने कैसे आई, कैसे पता चला?
जी बिल्कुल जी, 10 रोज़ कबल हमने ये खबर ब्रेक की कि निश्तर हॉस्पिटल का जो डायलिसिस यूनिट है वहाँ से मुतअद्दिद मरीज़ों में जो है वो एड्स वायरस की जो है वो मुंतकली हो रही है। ये बात जो है वो सामने आई 11 अक्टूबर को, जब पहला मरीज़ जो था एड्स का वो डायलिसिस यूनिट में रिपोर्ट हुआ। 230 रजिस्टर्ड पेशेंट थे और जो हेल्थ केयर कमीशन के SOP हैं उसके मुताबिक हर 6 माह के बाद रजिस्टर्ड पेशेंट का जो है वो HIV का टेस्ट होना होता है और हर 3 माह के बाद जो है वो हेपेटाइटिस B और C का जो है वो टेस्ट होना होता है। लेकिन गुज़िश्ता 1 साल से नेफ्रोलॉजी वार्ड में जो रजिस्टर्ड मरीज़ हैं उनके किसी किस्म के कोई टेस्ट नहीं करवाए जा रहे। ये मुबैना तौर पर वहाँ का जो अमला, स्टाफ, डॉक्टर्स, MS उनकी जो थी वो गफलत थी। जिस वक्त 11 अक्टूबर को ये पहला केस सामने आया तो निश्तर हॉस्पिटल की इंतज़ामिया ने इस केस को दबाने की कोशिश की। ना ही जो है वो आला हुकाम को बताया गया और ना ही एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के जो यहाँ पे डॉक्टर थे उनको बताया। अगर इंतज़ामिया इस केस को दबाने की कोशिश ना करती और फौरी तौर के ऊपर उन 240 अफराद के जो है वो HIV के टेस्ट करवा लेती तो हो सकता था कि इतनी बड़ी तादाद में जो है ये HIV पॉजिटिव ना होते। ट्रेजेडी। ये कोई छोटा मोटा अस्पताल भी नहीं है जॉय साहब, मतलब ज़ाहिर है इंक्वायरी तो कराई जा रही है, तफ्तीश करने वालों को अब तक कुछ समझ आया है कि हो क्या रहा था, क्या कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि निश्तर हॉस्पिटल जो है न सिर्फ मुल्तान जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है बल्कि KPK और बलूचिस्तान से भी मरीज़ों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आती है। जब हमने ये वाक़या रिपोर्ट किया तो उसके बाद हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से एक आला सतही जो है वो कमेटी बनाई गई जिसके ऑर्डर जो थे वो स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ जो थे उन्होंने किए। 4 कमेटी बनाई गई जिसको ये कहा गया कि वो 48 घंटों के अंदर अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगी। वो कमेटी यहाँ पर आई, उन्होंने MS डॉक्टर काज़म निश्तर हॉस्पिटल और इसके अलावा जो नेफ्रोलॉजी वार्ड के हेड हैं डॉक्टर गुलाम अब्बास उनके और सीनियर रजिस्ट्रार और दीगर जो स्टाफ था और दीगर जो अमला था उनके जिस वक्त बयानात कलमबंद किए तो उस वक्त ये इंकशाफ हुआ था कि गुज़िश्ता 1 साल से किसी भी रजिस्टर्ड पेशेंट का जो है वो HIV का जो है वो टेस्ट नहीं करवाया गया। अगर बाकायदगी के साथ ये टेस्ट करवा लिए जाते और होते रहते तो कम अज़ कम जो है वो इतनी बड़ी तादाद जो थी वो मरीज़ों की वो HIV पॉजिटिव ना होती। इसके अलावा एक और चीज़ भी तहकीकाती कमीशन के सामने आई कि जिस वक्त तहकीकाती कमीशन यहाँ पर आया तो निश्तर हॉस्पिटल का जो नेफ्रोलॉजी वार्ड था उसके न सिर्फ रिकॉर्ड में रद्दबदल की गई बल्कि उसके अंदर जो है वो टेम्परिंग की गई। जिस वक्त इस कमीशन ने तहकीक की तो उन्होंने इस तमाम वाक़े का जो ज़िम्मेदार है वो डॉक्टर काज़िम MS निश्तर, डॉक्टर गुलाम अब्बास जो नेफ्रोलॉजी के हेड हैं, सीनियर रजिस्ट्रार वार्ड के और दीगर जो अमला था उनको करार दिया। और अभी तक उस शख्स का पता नहीं चल सका जिससे ये मौजी मर्ज जो था वो दूसरे लोगों में मुंतकिल हुआ। लेकिन इतना ज़रूर कंफर्म हो सका है कि 240 पेशेंट्स में से ही एक शख्स था जो आया और जिसने आकर जो है अपना जिस वक्त डायलिसिस करवाया तो ये एड्स जो थी कितना मुश्किल है डायलिसिस को स्क्रीन करना उसके बाद पता लगाना। नहीं, और उसका भी कोई कसूर नहीं है। थैंक यू इमरान चौधरी। वैसे उसका भी कोई कसूर नहीं है जो इनिशियली आया और जिसको HIV पॉजिटिव था, क्योंकि उसका जब किसी ने नहीं किया तो वो कह रहा होगा कि ठीक है, उसको क्या पता होगा, उसको हो सकता है ना पता हो। एग्जैक्टली बात तो उनकी है ना जिनका ये काम था कि आप स्क्रीनिंग करें इनके ब्लड की, उसके बाद करें। दूसरी चीज़ ये हमारे यहाँ सू करने का कल्चर होना चाहिए, ऐसी चीज़ों पे तो होना ही चाहिए। अगर जो हम 25-50 लोगों की बात कर रहे हैं जिनको बैठे बैठाए पहले ही डायलिसिस करवा रहे थे, ऊपर से HIV पॉजिटिव भी हो गए, उनका क्या कसूर है? हु इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ देम? मतलब और इतना कोई आसान भी नहीं है। इसकी दवाइयाँ, इसकी पूरी ट्रीटमेंट है। आप एक मर्ज़ लेके गए हैं और आप दूसरा एक ख़तरनाक किस्म का जानलेवा मर्ज़ लेके वापस आए हैं और नोबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो ये जो वेस्ट में हम देखते हैं ना कि सू कर दिया जाता है अस्पतालों को, अस्पताल बंद कर दिए जाते हैं इसी बात पे, कुछ तो थोरोफेयर होना चाहिए, कुछ ये तो आगे बात सरकारी अस्पताल है, यहाँ पे गफलत नहीं है, ये जुर्म है, ये जुर्म है, ये जुर्म है, ये गफलत नहीं है। ये तो ये इस किस्म पे मतलब छोड़ना नहीं चाहिए इस बात को इतनी आसानी से। और अभी तो दे आर स्टिल फाइंडिंग आउट के और कौन कौन इफेक्ट हुआ। अच्छा, एक जी मामला जिस पे हर किसी की अपनी राय है, बिकॉज ज़रा क्वेश्चन मार्क ही उठ गया कि क्यों ऐसा हो रहा है। VPN को हराम करार देने के फतवों की गूंज पार्लियामान की कायमा कमेटियों तक पहुंच गई है और अरकान की अक्सरियत का मौक़िफ़ है कि VPN का हलाल हराम से क्या लेना देना। मगर सिर्फ यही मामला नहीं है। चेयरमैन PTI गौहर अली खान का कहना है कि VPN का मामला इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के दायरा इख्तियार नहीं आता भाई। तो उनका एग्जैक्टली क्या कहना है ये देख लें।
देखो, VPN के बारे में हमारी हियरिंग हुई थी अगस्त में, तो हुकूमत ने उस वक्त कहा था कि ये सारा स्पीड और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस 27 अगस्त का हुआ था, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। अभी तो हुकूमत ने शायद इवन नजरियाती कौंसिल की तरफ भी अप्रोच कर लिया है, जो आईनी तरीके से उनके पास इख्तियार ही नहीं है कि वो किसी इंतजामी उमूर पर कोई राय ओपिनियन दे दे। और स्पेशली जो साइंस और टेक्नोलॉजी वाली मामलात है, वो तो वैसे भी नजरियाती कौंसिल के दायरे इख्तियार में नहीं है। उनके दायरे इख्तियार में सिर्फ वो चीज़ें हैं, अगर कानून बन चुका हो तो वो अपनी राय दे सकती है। अब ये तो VPN के हलाल हराम का मामला था। आज ऑल्दो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल इस पर दोबारा बात करने जा रही है। शायद कुछ वजाहत आ जाए, मगर इंटरनेट स्लो डाउन का जो इशू है ना, इसने लाखों करोड़ों अफराद को परेशान कर रखा है। मतलब मसला हल होना था अक्टूबर के आखिर तक। इससे पहले भी कई डेडलाइंस आ चुकी थी, मसला हल नहीं हुआ। तस्वीर वीडियो व्हाट्सएप पे आना जाना एक अजाब बना हुआ है। और जो आई वंडर कि ये रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड VPN की जो गर्दान है, इसको भी कौन हमें समझाएगा या कैसे हम समझेंगे? बिकॉज ऑल दोज वांट टू गेट एक्सेस टू एक्स, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, सारी काबीना और सरकार को एक्स तक रसाई हासिल है। इसी तरह सहाफ़ी भी ये चाहेंगे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर या हमारे वज़रा जहां बयान दे रहे हैं उस तक हमारी रसाई हो। हमें और फिर हमने इतनी दूर नहीं जाना। जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं ना कि एलीट्स में और बाकी आवाम में मतलब क्या फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए और बड़ी ऑस्टेरिटी हर चीज़ की बात होती है, सारा फ़र्क तो इधर ही नज़र आता है कि आप अपने लिए तो कर लें आराम से, आप यूज़ कर रहे हैं, और बाकी आवाम के लिए आपने बंद कर दिया है, नहीं कर सकते। मगर हुआ PTA के चेयरमैन और उनके मेंबर्स का इसरार है कि वो कह रहे हैं कि स्पीड तो ठीक है और इसी को ठीक समझा जाए। पीर को सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन इजलास में भी चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान इस बात पर अड़े रहे कि अगस्त में मरीन केबल खराब हुई थी, जो अब ठीक हो चुकी है। इंटरनेट स्पीड का अब कोई मसला है ही नहीं। कल कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT का इजलास हुआ, वहाँ भी इंटरनेट स्लो डाउन का मामला उठाया गया। PTI रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि कमेटी के सामने झूठ बोला गया, इंटरनेट स्पीड बेहतर हो गई है कि इंटरनेट स्पीड बेहतर हो गई है। अहमद सलीम सिद्दीकी ने कहा कि कराची में इंटरनेट सर्विस बिल्कुल स्लो है, कराची को लावारिस बनाया हुआ है। PTA मेंबर खावर सिद्दीक मान गए कि यही सूरत हाल हो सकती है। सो हम जिस शहर में रहते हैं वहाँ तो इंटरनेट ठीक नहीं है। और फिर आवाम झूठ तो नहीं बोल रही ना, मतलब हम यूज़ कर रहे हैं। अगर कह रही है कि इट्स नॉट वर्किंग, सो इट इज़ रियली नॉट वर्किंग दैट वेल जिस तरह होना चाहिए था। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मेंबर सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। अफनानुल्लाह साहब, आप इस कमेटी के मेंबर हैं जो कि इंटरनेट और ट्विटर और VPN वगैरह के मामला देख रही है, तो सुना है कि PTA वाले आपको बता गए हैं कि कोई मसला ही नहीं है और सब शोर ऐसे ही हो रहा है और इंटरनेट जो है वो फर्स्ट क्लास चल रहा है और किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये एग्जैक्टली यही बताया गया आप लोगों को? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं कमेटी का सरबराह नहीं हूँ, मैं कमेटी का मेंबर हूँ। कमेटी की सरबराह जो है वो सेनेटर पलवशा हैं। जहाँ तक बात रहेगी कि PTA ने हमें ये बताया है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो मैं उसको थोड़ी सी ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ बात को। PTA ने ये कहा है कि उनको एक लेटर मिला है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से, जिसके अंदर उन्हें ये कहा गया है कि आप जो VPN है, जितने VPN की यूसेज है उसको वाइट लिस्ट करें, यानी कि उसको आप रजिस्टर करें। जो आपका रजिस्टर लोग हैं उनको अलाउ करें VPN, बाकी सारों को ब्लॉक कर दें। और डेट उनको दी गई है 3 नवंबर की, यानी कि अभी तक कुछ भी ब्लॉक नहीं हुआ, अभी तक कुछ भी बंद नहीं हुआ, लेकिन 30 नवंबर को जो है वो ये बंद हो सकता है। और इसके ऊपर जो है वो बड़ी तफसील से जो कायमा कमेटी की जो मीटिंग है उसके अंदर हमारी बात भी हुई है और जो है उसके अंदर बड़ा अच्छी तरह जो इस मामले को असेस भी किया गया है। जो असम्बली की कायमा कमेटी है वो अमीन उल हक साहब की सरबराही में, उन्होंने भी इसके ऊपर बड़ा डिटेल में डिलिब्रेशंस किए हैं और हम 28 या 27 नवंबर को दोबारा एक मीटिंग कॉल कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने कुछ चीज़ें कही हैं PTA को और बाकी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और मिनिस्ट्री ऑफ IT के जो लोग हैं उनको, कि आप इसके ऊपर पहले एक लीगल ओपिनियन लिया जाए कि क्या पाकिस्तान का कानून, PICA के कानून के तहत आप किसी टेक्नोलॉजी को ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे कि VPN है। आप ज़रूर अनलॉफुल कंटेंट ब्लॉक कर सकते हैं, मगर किसी एक टेक्नोलॉजी को ब्लॉक करने का, जहाँ तक मेरी नाक़िस राय है, उसके अंदर कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। फिर इसके अलावा इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल का हमारे पास व्यू आ जाएगा। साथ हमने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को भी इन्वाइट करना है अगली मीटिंग में, तो हमें एक होलिस्टिक व्यू आ जाएगा कि एक्चुअली मामला है क्या। और हम इसके अंदर हम पूरी तरह समझते हैं कि इसके अंदर 2.5 मिलियन के करीब फ्री लांसर्स हैं, जिसके अंदर 10 लाख फ्री लांसर्स ऐसे हैं जो VPN यूज़ कर रहे हैं, जिनका एक्चुअल प्रोफेशनल यूज़ है।
तो हम बिल्कुल ये समझते हैं कि उनको किसी तरह भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए और लोगों की रोज़ी बिलखुसूस जहाँ 10 लाख लोग इन्वॉल्व हों उनको इम्पेक्ट करना जो है वो एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट कर सकता है। तो उसको सामने रखते हुए इसके ऊपर मज़ीद डेलिब्रेशन हो रही है और इंशाल्लाह अगले जो इजलास होगा उसके अंदर हम मज़ीद कोशिश करेंगे कि मज़ीद हमारे पास इंफॉर्मेशन भी क्लियर हो जाए और एक बेहतर लाएअमल सामने आ जाए। आपको इदराक तो है अफनान साहब, जब पीटीए वाले कहते हैं कि आवाम को तो कुछ पता नहीं है, इंटरनेट तो ओके है, उस पर कमेटी के अरकान क्या कहते हैं? क्या आपको या दीगर मेंबरान को ज़ाती तौर पर इंटरनेट की सर्विस ठीक लग रही है? मतलब आप अपनी बैंकिंग ऐप तो छोड़ दें, आप वीडियो वगैरह भेज रहे हैं आराम से, कोई टाइम नहीं लग रहा उसमें जैसे पहले होता था एक ज़माने में? देखिए, मैं अगर अपनी ज़ाती राय आपको दूं तो मेरे पास VPN भी है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं और वो चल रहा है। मेरे पास जो है वो इंटरनेट का एक्सेस भी है और वो भी बिल्कुल जो नॉर्मल एज़ यूजुअल चल रहा था वही चल रहा है। यानी कि जहाँ पे ठीक चलता था वहाँ ठीक चल रहा है, जहाँ पे थोड़ा ख़राब था वहाँ थोड़ा ख़राब चल रहा है और उसी मेरे नज़दीक उसी तरह ही चल रहा है। ये ज़रूर है कि जो लेटर आया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से उसके मुताबिक 30 नवंबर को हो सकता है एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज हो जाए, लेकिन अभी इस वक्त कोई इस तरह का मामला है नहीं और इसके ऊपर डेलिब्रेशन जो हैं वो चल रही हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा इकदाम ना उठाया जाए जिसके तहत जो है वो फ्रीलांसर्स को या जो दीगर IT इंडस्ट्री है उनको किसी भी किस्म का कोई इम्पैक्ट आए। अच्छा, अब ज़ाहिर रिपोर्ट होता है कि इन इजलासों और ब्रीफिंग्स में अपोजिशन के मेंबरान VPN, इंटरनेट स्लोडाउन वगैरह के पीछे हुकूमत की मर्ज़ी या ताउन देखते हैं और इसीलिए ये भी समझ रहे हैं कि मसाइल कभी हल नहीं होंगे। फ्रैंकली बता सकेंगे आप कि क्या ये उनकी जो लॉजिक है उसमें वज़न है या हुकूमती अरकान इतने ही लाचार हैं जितना अपोजिशन वाले इस वक्त? देखिए, बात ये है कि इस हुकूमत ने एक कमेटी बनाई थी जिस कमेटी के अंदर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के जो मिनिस्टर हैं वो थे, कॉमर्स के सेक्रेटरी थे, MOIT के सेक्रेटरी थे, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के सेक्रेटरी थे और एक और भी है डिवीज़न जिसके सेक्रेटरी थे। को 5 बंदों की कमेटी थी जिन्होंने और मिनिस्ट्री ऑफ IT की जो मिनिस्टर हैं वो भी थी। तो ये 2 मिनिस्टर थे और 3 सेक्रेटरी से इसकी कमेटी थी और उन्होंने डेलिब्रेट करके एक फ़ैसला लिया था ये जो VPN से रिलेटेड है। उसके ऊपर मज़ीद डेलिब्रेशन जो है वो हमने कायमा कमेटी की मीटिंग में भी कर ली है सेनेट की। हम इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई हुकूमत जो है वो ये चाहती है कि आवाम जो है वो सफ़र करे, लेकिन हुकूमत तो ये चाहती है कि IT एक्सपोर्ट्स बढ़ें, हुकूमत ये चाहती है कि मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स भी आएँ और उसके ऊपर काम भी किया जा रहा है और इसके अंदर हम भी जो सेनेट के जो मेंबर्स हैं वो भी उनको असेस कर रहे हैं और जो नेशनल असेंबली के वो भी कर रहे हैं। तो ये अभी कोई ऐसा प्रॉब्लम हो ही नहीं है इंटरनेट की आउटेज से रिलेटेड या VPN की आउटेज से रिलेटेड, लेकिन एक प्रॉब्लम हो सकती है और उसको एड्रेस करने के लिए हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको हम एड्रेस कर लेंगे। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब हमसे बात करने का। लेकिन आपका ये कहना ना कि अभी कोई आउटेज वगैरह कुछ ऐसा मसला हुआ नहीं है, लेकिन शायद हो भी सकता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये अनसर्टेनिटी जो है वो अब अपनों को तो छोड़ ही दें, वो इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी चीज़ होती है। वो कहते हैं हम इस तरफ जाएं ही क्यों, जहाँ कुछ भी हो सकता है, तो हम क्यों जाएं इधर? वर्किंग और जिनकी VPN एक्चुअली प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है, वो भी आपने खुद भी आपको रियलाइजेशन है कि कितने लोग हैं जिनकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है और आपने खुद भी ये बता दिया कि आपके पास भी है, इसी तरह हमारे पास भी है और फैजान लाखानी जो हमारे साथ स्टूडेंट्स में बैठे हैं उनके पास भी है, क्योंकि नजर रखनी होती है क्या चल रहा है खेल की दुनिया में, क्रिकेट के मामलात पे। कितनी दफ़ा मतलब हमारे हमसाये मुल्क से या इधर उधर से लोग हमें तंग करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास VPN नहीं होगा तो हम उन्हें कैसे जवाब देंगे? आप बिल्कुल बहुत जरूरी है और आजकल तो बहुत ज्यादा हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल तो बहुत ज्यादा हो रहा है। फैजान, आयरनी ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो फिर रही है हर जगह, पूरे मुल्क में इधर उधर टूर हो रहा है। आज बाय द वे कराची भी पहुंच जाएगी। तो वैसे हमें स्केड्यूल नहीं पता कि क्या होने वाला है, मतलब इतना कम टाइम रह गया है। कोई प्रेसिडेंस है कि हम बिल्कुल एंड पे, वैसे आजकल तो इंडिया पाकिस्तान के मामलात में बहुत एंड तक ही बात चली जाती है। हाँ, देखिए वो बायलैटरल हो मामला तो फिर एंड तक जाना समझ में आता है। ये ICC का इवेंट है जिसमें 8 और टीमें हैं। इतना शेड्यूल आज तक ताखिर नहीं हुआ और
उम्मीद की जा रही थी कि शायद 21 नवंबर जो 90 डेज का जो काउंटडाउन जब से स्टार्ट होगा उस वक्त तक शायद अनाउंस हो जाए, बट अब ऐसी इत्तलात आ रही है कि शायद थोड़ा सा और आगे पीछे हो जाए, वरना इससे ज्यादा हमने कभी डिले देखा नहीं है पिछले साल। जो बाकी सॉरी टू से लेकिन बाकी जो मुल्क हैं, चलिए ये तो इंडिया का प्रॉब्लम है ना, लेकिन बाकी जो मुल्क आ रहे हैं जो कमिटेड हैं कि जी हम आएंगे पाकिस्तान एंड ऑल दैट, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि भाई बता दो कि क्या? सभी को प्रॉब्लम है। देखिए उन टीमों की तो अपनी तैयारियां चल रही, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है उन लोगों को है जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी में, जो आईसीसी के ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो आईसीसी के कमर्शियल पार्टनर्स हैं, उनको अपनी एक्टिविटीज शुरू करनी है, उनको ब्रांड एक्टिवेशन शुरू करनी है, उनको सिर्फ स्पॉन्सर करके भूल नहीं जाना होता। वो उस इवेंट के अराउंड अपनी एक्टिविटीज करते हैं। जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको अपने मिनट्स बेचने होते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए स्लॉट्स बेचनी होती है, बहुत सारी चीजें कि ये होगी तो यहीं पे आना है तो आए, नहीं तो किसी और को भेज दें। अगर नहीं आएंगे तो हमें फिर निकाल दें। ये आईसीसी के लिए कितना बड़ा इस वक्त देखिए, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया आप माइनस कर ही नहीं सकते, और इसका नुकसान शायद पाकिस्तान और इंडिया को उतना ज्यादा ना हो, क्योंकि जितना आईसीसी को और ग्लोबल क्रिकेट को होगा, खास तौर पर उन कंट्रीज को जो बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं आईसीसी की फंडिंग पे, जो जिनकी अपनी लीग्स इतनी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं करती, या जिनके अपने बायलैटरल क्रिकेट की इतनी ज्यादा इनकम्स नहीं है, या जो छोटी कंपैरेटिवली छोटी मार्केट्स हैं, उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि ये एक मैच बहुत ज्यादा रेवेन्यू बना के देता है और इसकी सब में बढ़ता है, बिकॉज़ एवरीबॉडी सब में बढ़ता है। इसकी मिसाल ये देख लेना कि आईसीसी के ब्रॉडकास्टर्स हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का एक मैच लाजमी हर आईसीसी इवेंट में हो, एशिया कप में लाजमी, और ना सिर्फ टॉप लेवल के मेंस क्रिकेट में, सीनियर मेंस क्रिकेट में, अंडर 19 में ये होता है, विमेंस क्रिकेट में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होता है, इवन अंडर 19 विमेंस एशिया कप में भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया लाजमी हो गया। T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, उसके लिए भी उन्होंने माजरत कर ली है। अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी के अराउंड नहीं होता तो कबड्डी टीम भी आ जाती है और ब्लाइंड टीम भी आ जाती है। सिर्फ वो अपने इस पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने ब्लाइंड वालों को भी रोक दिया और कबड्डी वालों को भी रोक दिया, क्योंकि ये आवाजें उठ रही थी ना कि भाई अगर आप ब्लाइंड और कबड्डी वालों को अलाउ कर रहे हैं, जिस दिन ये खबर आई है कि इंडिया ने आईसीसी को कहा है कि हम नहीं आ सकते, उस दिन इंडिया की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने अपनी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को एनओसी दे दिया कि आप जा सकते हैं। बाद में फॉरेन मिनिस्ट्री ने उनको रोका। मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट। तो लिहाजा अब चूंकि कबड्डी और ब्लाइंड टीम भी आउट हो गई, तो अब तो हम बिल्कुल इस बात को समझें कि उनके कोई इरादे नहीं। देखिए, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ना लास्ट मोमेंट कभी भी चेंज हो सकता है, माजी में भी जो, बट अगेन वो बायलैटरल सीरीज थी 2004 में जब इंडिया की टीम ने यहाँ आना था, आखिरी मोमेंट्स में वो फैसला हुआ, लेकिन उसको हम आईसीसी से मिला नहीं सकते। अब आईसीसी पे बड़ा एक कड़ा वक्त है और आईसीसी कैच 22 सिचुएशन में, और यहाँ पे वाकई जो मोहसिन नकवी साहब ने, चेयरमैन पीसीबी ने बात की कि अब आईसीसी को अपनी क्रेडिबिलिटी का सोचना है, आईसीसी से ज्यादा क्रेडिबिलिटी का सोचना है दीगर 6 पार्टिसिपेटिंग बोर्ड्स को कि वो क्या फैसला करते हैं। क्या वो बीसीसीआई या इंडिया की मार्केट और उसके पैसे के दबाव में आके पाकिस्तान के अगेंस्ट चले जाते हैं, या वो क्रिकेट का और स्पोर्टिंग वैल्यूज का साथ देता है। खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह, ये जो इंग्लैंड, ये जो बोर्ड्स हैं, इनको अब ये तय करना है कि उनके लिए क्रिकेटिंग वैल्यूज, स्पोर्ट्स की वैल्यूज ज्यादा मैटर करती है या पैसा। ऑफ कोर्स इस बात में कोई डिनायल नहीं है कि इंडिया की मार्केट बड़ी है और वहां से पैसा आता है, बट वैल्यूज भी कहीं है। मैं इससे पहले भी मैंने शो में कहा था कि ओलंपिक्स में बड़ी बड़ी कंट्री से जाने से मना किया, बट मॉस्को ओलंपिक्स अपनी जगह हुए, दीगर इवेंट्स भी ऐसे होते हुए जहां टीमें पॉलिटिकल रीजन की वजह से, मेरा ख्याल है अगले 2-3 दिन बहुत अहम है। 90 डेज का कल से काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, और जितना ये डिले होता जाएगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के ब्रांड की वैल्यू कम होगी, और जब ब्रांड की वैल्यू कम होगी तो इसका नुकसान उन कमर्शियल पार्टनर्स को होगा जिन्होंने इन्वेस्ट किया है। लास्ट चीज चूंकि इंडिया ने अभी लिख के कुछ नहीं दिया कि मसला क्या है, तो हमें बार बार ये भी लग रहा है, और जैसे आपने कहा है कि एंड में चीजें बदल भी सकती है, तो हमें तो ये शोशा ही छोड़ा हुआ लग रहा है ना आप लिख के दे रहे हैं कि आपकी लिख के देंगे, उनको साबित करना पड़ेगा ना, उनको रीजंस देना पड़ेगा कि भाई अगर हमें अगर सिक्योरिटी रिस्क भी है तो क्यों है, आप लिख के दें। बाकियों का प्रेशर नहीं है अपने बोर्ड्स पे कि हमने जाना है, हमने कंडीशंस देखनी है, हमने फैसला करना है, हमारी प्लानिंग क्या है। ओनली बिकॉज़ ऑफ इंडिया ये सारा डिले क्यों हो रहा है? आईसीसी पे नहीं है बाकी बोर्ड्स का प्रेशर कि आप हमें क्लियर करें भाई, हो रही है नहीं हो रही है। आईसीसी पे दीगर बोर्ड्स का भी प्रेशर है, आईसीसी पे ब्रॉडकास्टर्स का भी प्रेशर है, आईसीसी पे कमर्शियल पार्टनर्स का भी प्रेशर है, क्योंकि हर किसी ने अपनी तैयारियां यहां पे शुरू करनी, और पाकिस्तान ने अपना मौके बड़ा स्ट्रांग इस बार लिया हुआ
हुआ है कि यार हम पाकिस्तान से बाहर नहीं खेलेंगे, हम हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलेंगे, और अगर ये चीज होने गई, कोई ऐसी चीज जो होस्ट कंट्री पाकिस्तान की मर्जी के बगैर हुई, तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी आगे सबको तैयार होना पड़ेगा। पाकिस्तान ये चीज बड़ी क्लियर कर चुका है। इनफ इज इनफ, और पाकिस्तान शुड स्टिक टू इट्स जो भी मौका पर, बिल्कुल स्टांस पे। वेलकम। अच्छा जी, कल हम बात कर रहे थे गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत और वहाँ के म्यूजिक की, और आज हम आपको बताएंगे कि सिंध का कल्चर, यहाँ की रिवायात, यहाँ की मौसीकी का भी कोई जवाब नहीं। और अगर आप ये सब देखना चाहते हैं तो इस वीक जुमे से इतवार तक पोर्ट ग्रैंड कराची में सिंध क्राफ्ट्स फेस्टिवल हो रहा है, सिंध कल्चर फेस्टिवल कह लें, सिंध क्राफ्ट्स फेस्टिवल कर लें। वहाँ दर्जनों स्टॉल्स होंगे जहाँ आप सिंध भर की दस्तकारी, हैंडीक्राफ्ट्स खरीद सकते हैं, किस तरह बनती है देख सकते हैं। इसके अलावा भी मेले के बड़े इंटरेस्टिंग पहलू हैं, क्योंकि दे आर गोइंग टू बी म्यूजिकल नाइट्स ऑन ईच डे। और सनम मारवी, अबू फरीद कवाल एंड हु नॉट, बहुत से लोग आ रहे हैं। सिंध के वजीर सकाफत और सियाहत जुल्फ़िकार अली शाह साहब हमारे साथ हैं। शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। शाह साहब, और दिस हम बड़े एक्साइटेड हैं बिकॉज इस किस्म का कलेक्टिवली सिंध स्पेसिफिक फेस्टिवल और क्राफ्ट्स का फेस्टिवल हमने पहले इस तरह देखा नहीं कराची में। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। क्राफ्ट फेस्टिवल कल्चर डिपार्टमेंट करता है तकरीबन हर साल। इस दफ़ा हमने इसमें एडिशन ये किया है कि हम जितने भी आर्टिजन्स हमारे हैं, कश्मीर से लेके थरपारकर, और थरपारकर से लेके हैदराबाद, कराची, लियारी हो गया, और भी कराची के जितने भी एरिया, मलीर है, औरंगी है, तो जो लोग अपना क्राफ्ट में काम करते हैं, कोई 100 से ऊपर स्टॉल्स यहाँ पे लगेंगे पोर्ट ग्रैंड पे। और हमने उसमें एडिशन ये किया है कि ईच नाइट, जो भी नाइट होगी, रात की म्यूज़िकल नाइट होगी, पहले दिन हम उसमें सनम मारवी साहिबा वो परफॉर्म करेंगी, सेकंड डे अबू मोहम्मद कवाल और उनके भाई जो हैं वो परफॉर्म करेंगे, जी हाँ, और थर्ड डे पे उस पर करेंगे मुमताज़ मौलाई हैं, और उनके साथ फिर ये अली गुल मला और असगर खोसो और कॉमेडियन जितने भी हमारे। तो इससे ये कि एक तो फैमिली फेस्टिवल है, कराची में होने से एक एक्टिविटी होगी। आपने देखा कि जैसे हम वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आर्ट काउंसिल के साथ और अहमद शाह साहब के साथ कर रहे थे, तो उसमें भी आप लोगों का साथ था, जियो मीडिया पार्टनर था। तो यहाँ भी हमेशा जियो ने कल्चर को प्रमोट करने के लिए हमेशा वो आगे होता है। मैं समझता हूँ कि कल्चर की और ये अपना म्यूज़िक की और इसकी तो आर्ट की तो कोई ज़बान नहीं है, ये तो बॉर्डर्स क्रॉस करके भी उधर जाता है। देखिए, सिंध की क्राफ्ट का तो कोई जवाब ही नहीं है। मतलब आप अजरक से बात कर लें, फिर आप रली के काम को देख लें, आप हाला की पॉटरी देख लें, आप कुछ भी देख लें, कढ़ाई, टांके, एम्ब्रॉयडरी, There are so many things. इनका क्राफ्ट जब बाकी प्रोविंसेस में, हमारे सूबों में जाता है तो बड़ा इन डिमांड होता है जी। और कराची में भी कभी कभार बहुत होता है कि कराची वाले कराची से बाहर नहीं जा सकते, और उनको देना ये कराची शहर में ही तो। अभी हम 3 दिन पहले इस्लामाबाद थे, तो वहाँ लोक विरसा लगा हुआ था, तो सिंध के पवेलियन ने अल्हम्दुलिल्लाह हमने अवार्ड भी जीता वहाँ पे, और वहाँ पे पूरे आर्टिजन्स जितने भी हैं उन सबको हम उधर लेके गए, और वहाँ पे कम से कम भी नहीं तो 10 दिन तक वो। अच्छा, इन चीज़ों से ये जो आर्टिजन्स हैं, ज़ाहिर है गुर्बत है, ख़वातीन इंडिपेंडेंट नहीं हैं, ख़वातीन को फिनेंशियली एम्पावर करने में या इनको गुर्बत की लकीर से निकालने में कितनी मदद मिलती है आपको? हमारे पास देखें जी, कल्चर डिपार्टमेंट उनको फुल सपोर्ट करता है। हमारे साथ जितने भी फॉरेनर्स हैं या हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, काफ़ी काउंसलेट कनेक्ट होते हैं, तो हम इन आर्टिजनों को उनके थ्रू बाहर भी भिजवाते हैं। और अब हम कोशिश में, जैसे इस्लामाबाद ये गए तो उनकी ख़रीदारी बहुत अच्छी हुई, उनसे लोकल लोगों ने, लोकल बुटीक्स ने उनसे नंबर लिए, और अब वो यहाँ से जैसे हम उनको इधर हाईलाइट करेंगे, ज़ाहिरी बात है कराची में भी काफ़ी लोग उनको देखने आएंगे, तो ये फिर उनका बाहर निकलता है सारा पूरे इंटरनेशनल मार्केट में। और उनको जो गाँव में काम कर रहे हैं वो मिडल मैन से बच के, और वो जब आ जाते हैं डायरेक्ट हो जाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। दूसरा, अगर उनको कोई तकलीफ़ है या कोई चीज़ है, कल्चर डिपार्टमेंट के पास एक एंडोमेंट फ़ंड है, उसमें एक हमारी कमेटी है जिसमें मेंबर्स हैं, और उसमें प्रेसिडेंट आर्ट काउंसिल अहमद शाह साहब हैं, मैं हूँ, और भी आर्ट काउंसिलों के प्रेसिडेंट हैं, हमारे डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं। वो बैठ के फिर हम एक डॉक्टर बैठते हैं, तो फिर देखते हैं अगर उनकी किसी की बीमारी है या उनको कोई माली मदद है, तो वो भी कल्चर डिपार्टमेंट करता है। अच्छा शाह साहब, हम दुनिया में कितना भेज सकते हैं, और भेजते हैं भी, लेकिन बहुत गुंजाइश भी है। आई एम गोइंग टू कनेक्ट दिस, क्योंकि पिछले घंटे में हम बात करते हैं, हम बड़े इंप्रेस थे कि स्टेट बैंक का एक मेंटरशिप प्रोग्राम जो है खासतौर पे ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। सो आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि यहाँ जो
अपना शोकेस कर रहे हैं टैलेंट इस फेस्टिवल में, वो उसमें इक्वालिटी है कि खवातीन भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इतने आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में इतना टैलेंट है। जी मैं बताऊं आपको कि ज़्यादातर खवातीन आपको नजर आएंगी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप देखें जो थर की हमारी खवातीन हैं, या मैं आपको बताऊं कि जो मोंजोदड़ो की एक हमारी बहन है जो वो बैठ के हाथ से अपना एक शॉल बनाती है, उसको तो BBC ने भी रिपोर्ट किया। तो मैं समझता हूँ कि कश्मीर से लेके थरपारकर के कारुंझर के पहाड़ों तक सारी लेडीज़ जितना काम करती हैं। आप देखें एक वहाँ पे जो हम सिंधी में रली बोलते हैं जो बनती है घरों में, बहुत ज़बरदस्त लगती है वो बनती है। या हैदराबाद की चूड़ियों की सनत को हम कैसे भूल गए, जी बड़ी सनत, वो बहुत बड़ी सनत है। तो आप वो भी इधर देखेंगे क्राफ्ट फेस्टिवल में, वो चूड़ियाँ आपको नज़र आएंगी। तो ये हम इस्लामाबाद भी लेके गए थे, और मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे ये आप जो काम हो रहा है जो जी हाँ, तो उसको क्या है कि वो सारा कलेक्ट करके उसमें से एक अच्छे कारपेट्स भी बनते हैं, तो वो भी आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगे। ये थर में होते हैं बेसिकली, तो ये खेस टाइप तो वो भी आप देखेंगे कि वो यहाँ पे आपको काफ़ी मिलेंगे। अच्छा, खूबसूरत बात सारी ये है, और जिन्होंने पहले ना देखा होता कि वी गो फॉर शॉपिंग और हमें चीज़ पसंद आती है, रैली वगैरह हम खरीद देते हैं, बट टू एक्चुअली विटनेस हाउ इट इज़ मेड, ये सारी चीज़ें वहाँ जो आर्टिसंस हैं वो कर रहे हैं आपके सामने, तो आपको एक उसकी भी एक फील आती है, और आपको वैल्यू होती है कि हाथ से बनी हुई चीज़ की क्या वैल्यू, कितनी उसकी वैल्यू होती है और कितना मुश्किल होता है, कदर आती है वैसे सीरियसली। और इस पे भाई लोग अभी से पूछना शुरू हो गए कैसे जाएंगे, इज इट ओपन फॉर ऑल, किस तरह से सारा सिलसिला चलेगा? जी ये ओपन फॉर ऑल है। जैसे आपको पता है कि पोर्ट ग्रैंड वहाँ पे है, उन्होंने जगह अच्छी चुनी है जी, पोर्ट ग्रैंड इसलिए कि खुला डुला वेन्यू है, और काफ़ी वहाँ फैमिलीज़ वैसे आती रहती हैं। 7,000 पासेस उधर ही हमारा डेस्क लगा होगा, 7 से कोशिश है कि 10,000 पासेस हमें हो जाएं, और बाकी उनकी पोर्ट ग्रैंड के, क्योंकि उनका फूड और ये वो चीज़ें अभी उधर मतलब वो एंट्री उनकी पासेस होते हैं, मेरे ख्याल में कोई 500 का है शायद, वो उन्होंने अपने अलग चार्जेस, बाकी 7,000 से लेके 10,000 तक वो कल्चर डिपार्टमेंट वो देगा, वो फ्री पासेस होंगे, वो भी उधर ही बाहर लगा होगा। ये नहीं कि हमने कोई छुपा के किसी को देना है, वो सब उधर होंगे। जो लोग गेस्ट वहाँ पे जाएंगे उनको फैमिलीज़ के साथ मिलते जाएंगे, और वो और खाना पीना भी होगा कि खासतौर पे सिंध का खाना वो बड़ा कल्चर तो है, दस्तकारी तो है, खाना के स्टॉल भी हैं, पोर्ट ग्रैंड के अलावा सिंध के खाने बस उसमें इतने तो नहीं है, इतने नहीं, मतलब समझें कि जैसे शिकारपुर का अचार हो गया, या कोई वहाँ का मावा हो गया, अपना लाड़काना का, तो इस टाइप के हैं, पर वैसे कोई खाने के नहीं। बेसिकली ये सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल है, बेसिकली दस्तकारी को फरोग देने की कोशिश की जा रही है। तो खाना पीना तो वैसे ही हो जाएगा। प्लान टू टेक दीज थिंग्स एंड दीज आर्टिजन्स समवेयर के दुबई, सऊदी अरेबिया, यूरोप, इन मार्केट्स में आप पता है ना वो ग्लोबल विलेजेस वगैरह भी लगते हैं अरब मुल्कों पे खास तौर पे। मैं अभी गया हुआ था, WTM होता है लंदन में, वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट, तो वहाँ पे मेरी मुलाकात पूरी टूरिज़म के और कल्चर के मिनिस्टर्स आए होते हैं पूरी दुनिया से। तो वहाँ पे सऊदी के मुझे जो मिनिस्टर हैं उनके टूरिज़म के वो मिले, तो उन्होंने मुझे बोला कि जी सऊदी अरब और हमारा जो कल्चर है तकरीबन वो मिलता जुलता है, तो वो हमें उन्होंने इनवाइट भी किया है, और कोई वो नया टूरिज़म पे ज़्यादा जा रहे हैं। तो उनका बेसिकली सारा फोकस उन्होंने मुझे बताया कि हैंडीक्राफ्ट पे है। तो हैंडीक्राफ्ट वो कहते हैं कि यहाँ से, और मेरे ख्याल में इजिप्ट से वो काफ़ी उन्होंने बताया कि हम ले रहे हैं। तो उनको फिर मैंने बताया कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक रिच जो क्राफ्ट है और हैंडीक्राफ्ट का काम होता है, चाहे सूबा सिंध हो, चाहे पंजाब हो, या बलूचिस्तान हो, आप देखते हैं, और या KPK हो, तो यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट है बहुत आप देखते हैं कलरफुल है। तो जब उनको मैंने बोला तो फिर उन्होंने हमें इनविटेशन भी भेजा है, तो इंशाल्लाह ताला हमारे आर्टिजन्स जो हैं, और हम आपको एक चीज़ बताएं कि हमने यहाँ पे UAE वाले को भी दिया है, काउंसलेट को एक वो भी अपना सारा कल्चर जो है UAE वाला, वो भी यहाँ पे अपना एक स्टॉल लगा रहे हैं। और उनका ये आने से तो आगे ये है कि उनके साथ होके दुबई में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, क्योंकि दुबई इंटरनेशनल मार्केट हो गई है, तो इन आर्टिजन को कोशिश करेंगे कि वहाँ ले जाके और वहाँ पे ये क्राफ्ट फेस्टिवल करना। वैसे व्हाई नॉट अ ग्लोबल विलेज इन पाकिस्तान, मतलब जहाँ वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जैसा इवेंट हो सकता है, जहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं। Why do I feel like I heard something was in the making? कोई इस पे हम जरा बात करेंगे। नहीं, मतलब जहाँ हमारी अपनी क्राफ्ट्स और अपना कल्चर तो हो ही, लेकिन दुनिया के हम चाहे 10 मुल्कों से शुरू कर लें, जिस तरह UAE का स्टॉल आप लगा रहे हैं, तो आप सोच ही लें कि क्या क्या चीजें हैं। और थोड़ा सा अंदाजा आपको जो साथ हम वीडियोस दिखा रहे हैं उससे भी आपको जरा एक्साइटमेंट हो गई होगी। इफ यू आर इन कराची
भी यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग दिस वीकेंड। तो 3 दिन है, टाइमिंग सर बता दें कि कब से कब तक? संडे को तो 12 से लेके रात तक की है। वैसे 4 बजे से लेके रात 12 बजे तक। अच्छा, आप चूंकि कल्चर मिनिस्टर हैं, टूरिज्म के फ़रोग के लिए ज़ाहिर है खूबसूरत बीचेस हैं, लेकिन उस तरह से लोग उन्हें एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि ना सहूलियात हैं और जहाँ हैं सहूलियात वो साफ़ नहीं है। फिर कुछ बेहतरीन किस्म के स्पॉट्स हैं जैसे घोरक हिल वगैरह हैं। क्या आपकी प्लानिंग है कि इनको एक्सेसिबल बनाया जाए लोगों के लिए? यहाँ पे 5 स्टार किस्म के रिजॉर्ट्स हों और हर तरह का रिजॉर्ट हो कि किसी भी तबके का आदमी जाके रह सके। और या इसके मुतालिक कोई डॉक्यूमेंट्री कुछ कोई ऐसी चीज़ कोई एक्टिविटी मैंने अभी एक्टिविटी वहाँ शुरू करवाई थी गोरख हिल। गोरख पाकिस्तान में समझे कि मरी से 2nd नंबर पे, नारायण कागान उससे नीचे। तो अगर आप जून जुलाई में भी जाएं तो वहाँ पे दिन में 12 बजे ठंड होती है। इस दफ़ा हमने क्या किया कि वहाँ पे बाइक रैली कराई, क्योंकि पहली बात तो उसको हाईलाइट करना ज़रूरी है। और वहाँ पे जो रोड बना हुआ है वो पुराना ही रोड बना हुआ था, तो जहाँ से आप देखें कि पहाड़ी सिलसिला है, जहाँ से पानी आता है, तो वहाँ से रोड ख़राब हुआ है। तो इंशाल्लाह हम उसको रिपेयर करने जा रहे हैं। हम जा रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे इस पे। और इस दफ़ा फर्स्ट टाइम आपको पता है कि कराची ग्रामर स्कूल के बच्चे कोई 150-200 बच्चे, हमने उनका ट्रिप रखा, कैंपिंग ट्रिप। वो गए वहाँ पे गोरख हिल पे, ये मैं लास्ट वीक तो वो होके आए हैं। तो इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट के स्कूल जो है उनको तो हम ले जाएंगे। तो उसके बाद काफ़ी स्कूल हैं जिनको हम ले जाएंगे, तो उससे क्या है कि जो बच्चे जाते हैं वहाँ वीडियोस बनती हैं और वो हाईलाइट होती हैं। तो आपको और अब्दुल्ला को दोनों को मैं इनवाइट करता हूँ गोरख हिल स्टेशन। ये तो प्लान बना लिया है हमने और इंशाल्लाह हम शोकेस करके दिखाएंगे भी लोगों को। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, यू नो व्हाट यू गाइस आर डूइंग। अच्छा जी, आज हम जियो पाकिस्तान में खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं अजीम तरक्की पसंद शायर जनाब फैज़ अहमद फैज़ साहब को, जिनका 40वां यौम वफ़ात है। जी, फ़ज़ाई आलूदगी माहौलियात और सेहत के लिए संगीन मसला बन चुकी है। मतलब ये मसला पहले सिर्फ लाहौर तक महदूद था, पिछले साल तक रहीम यार खान, मुल्तान, गुजरावाला डिवीज़न का हमने नहीं सुना था, नहीं सोचा था कि मतलब एक दिन रहीम यार खान दुनिया का आलूदा तरीन शहर होगा, अगले दिन मुल्तान दुनिया का आलूदा तरीन शहर होगा। और अब हम पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की बात करेंगे, जहाँ गाड़ियों से निकलने वाले धुएँ के बाद फ़ज़ाई आलूदगी की दूसरी बड़ी वजह तरक्याती मनसूबों के बायस पैदा होने वाला गर्दो गुबार भी है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक आपको ये भी बता दें कि अगर किसी शहर में किसी एक दिन फ़िज़ाई आलूदगी का तनासब जो है ख़तरनाक हद तक बढ़ जाए तो उसके असरात जो हैं वो 1 हफ्ते तक बीमारियों की शरह में इजाफे की सूरत में सामने आते हैं। और हमारे यहाँ तो हो ही रहा है ये। परसों की बात है, मतलब कराची वाज एट लाहौर, इफ लाहौर वाज एट नंबर 2 देन कराची वाज एट नंबर 4। कंपटीशन चल रहा है। सो हम ज़ाहिर है उस लेवल तक नहीं गए जिस तरह पंजाब के शहर हैं, क्योंकि हमारा माहौल भी इस तरह से आज़िन हवाओं की वजह से हमें सहूलत मिलती है। आलूदा फ़िज़ा में सांस लेने से ना सिर्फ जिस्मानी थकन बढ़ती है बल्कि जहनी दबाव और बेचैनी में भी इजाफा होता है। कैन यू इमेजिन, मतलब इट इफेक्ट्स एवरी एस्पेक्ट। सो कहने का मकसद ये है कि यहाँ उस सूरत हाल से डरें एक्चुअली और बचें कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। लेट्स वॉच दिस। ये एक रिपोर्ट है शवाला असलम की, इसमें बड़ी डिटेल है। कराची जैसे बड़े शहरों में गाड़ियों का धुआं, गर्दो गुबार और सनतों के फुजले रोजमर्रा का हिस्सा हैं जो हमारी इंसानी सेहत को शदीद मुतासिर कर रहे हैं। तभी माहिरीन ये भी कहते हैं कि फ़िज़ाई आलूदगी हमारी हर सांस के साथ हमारी सेहत को मुतासिर कर रही है और हमारी ज़िंदगी के कई कीमती सालों को कम भी कर रही है। फ़िज़ा में मौजूद इंतहाई छोटे आलूदा ज़र्रात सांस के जरिए इंसानी खून में शामिल होकर जानलेवा बीमारियों का सबब बनते हैं। निजी अस्पताल की तहकीक के मुताबिक कराची में आलूदा ज़र्रात की यौमिया औसत सतह तरक्की याफ्ता ममालिक के शहरों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। 10 माइक्रोन से ऊपर होते हैं वो नाक में फंस जाते हैं, तो वो आपके लंग्स तक नहीं पहुँचते। लेकिन 2.5 और 10 से जो नीचे हैं वो लंग्स तक भी जाते हैं और 2.5 ब्लड में चले जाते हैं। तो जब ब्लड में चले जाते हैं तो पूरे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये नंबर 1 रिस्क फैक्टर्स अब गिना जा रहा है। नंबर 1 रिस्क फैक्टर्स इसलिए कि जितने भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, तो हर में इसका हिस्सा शामिल है। बच्चों की डिजीज़ में, औरतों की डिजीज़ में, लो बर्थ वेट में, हर चीज़ में इस एयर क्वालिटी का या फ़िज़ाई आलूदगी का जो है कंट्रीब्यूशन है हेल्थ इम्पैक्ट में। पुरानी व्हीकल्स हैं उस पर तवज्जो देनी चाहिए, पुरानी व्हीकल को फेज़ आउट करने की ज़रूरत है। फिर जो मास ट्रांजिट है उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। ये तो गवर्नमेंट के काम करने हैं।
फ़िज़ाई आलूदगी का इंसानी दिमाग से गहरा ताल्लुक़ है। तिबी माहिरीन कहते हैं कि आलूदगी के बारीक ज़र्रात इंसानी दिमाग तक रसाई हासिल करके न सिर्फ हमारी सोचने समझने की सलाहियत को मुतासिर करते हैं, बल्कि दिमाग की दीगर बीमारियों की पेचीदगियों का सबब भी बनते हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, तंबाकू, ये सारी बीमारियां हैं। लेकिन अब जो डेटा आप बता रहा है कि इन सबसे ज़्यादा जो अहम रिस्क फैक्टर इंसानी सेहत के लिए, ख़ासतौर पे इंसान की दिमागी सेहत के लिए, वो एयर पोल्यूशन है। दुनिया में ये डेटा बहुत वाज़ेह तौर पे सामने आया कि जिस दिन भी किसी शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा होता है ना, उस शहर के अंदर हार्ट अटैक और फालिज होने वालों की शरह बढ़ जाती है। यानी उस दिन बढ़ी रहती है और एक हफ्ते तक बढ़ी रहती है। तिबी माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान में माहौल के बचाव के लिए एजेंसीज मौजूद हैं, जिनके तहत एयर क्वालिटी को मॉनिटर करके फ़िज़ाई आलूदगी से बचाव के लिए मज़ीद मौसर इक़दाम उठाए जा सकते हैं। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची। हमें अपनी नस्लों के लिए कुछ करना पड़ेगा हमें, और ख़ासतौर पे मुझे दोबारा से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ट्वीट याद आ गई है, जिन्होंने इनवाइट किया कि बाकियों को आप कराची आ जाएं। लेकिन बात यह है कि ये बड़ा सीरियस सिचुएशन है, क्योंकि कराची में भी वही हाल हो रहा है। सीम्स लाइक समटाइम्स कि नन ऑफ आवर सिटीज इज स्मोक फ्री। कराची पहले ही पूरे पाकिस्तान को समोए हुए हैं, लेकिन बाकी सूबों से और बाकी शहरों से हमें देखना चाहिए और इबरत लेनी चाहिए कि हम अभी से इस शहर में कोई इक़दामात शुरू करें ताकि उस लेवल पे हमारी फ़ज़ाई आलूदगी ना पहुँचे। ऑल्दो फ़ज़ा और माहौल अच्छा, जल्दी से जाने से पहले टाइम पे हवा निकल जाती है, आलूदा कम रह गया। जल्दी से बता दें कि दुनिया भर में बच्चों के हकूक़ का उजागर करने के लिए आज बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो ये हमने आपको, और हमने सब पाकिस्तानी वालिदैन को कहना है कि बच्चों की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, इसलिए उसका ख्याल रखा करें इस आलमी दिन के मौके पर। हमारा अपना पैगाम है। We'll see you tomorrow. Have a great day. Bye.